चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्या है, हमारे पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है। देखिए मोस्टली क्या होता है, हमारी 10 यूनिट्स हैं, उनमें से टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ऐसा पहले तो फिक्स रहता था कि 5 आएंगे ही, अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, फिर भी एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो आ जाते हैं। और अगर मैं अपने उसकी बात करूं तो मेरा नाम मोनिका भैंसुर डंगवाल है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फिलहाल मैं अभी वर्तमान में एचएनबी पीजी कॉलेज खटीमा में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मैं एसएसजी यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा की रिसर्च स्कॉलर हूँ। सबसे पहले जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ पर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सिलेबस प्रोवाइड कराए हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप इनको देखिएगा। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में एक हल्का सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में सिलेबस के अंदर क्या क्या है, शॉर्ट में बहुत, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैम योर वॉइस नॉट ऑडिबल। मैम योर वॉइस नॉट ऑडिबल। अब आ रही है वॉइस? मैम वॉइस ठीक है आपकी? आ रही है मैम। आ रही है मैम पहले से ही आ रही थी। पहले भी मैम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि जिनको नहीं सुनाई दे रहा, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। देखिए सबसे पहले जो यूनिट है उसमें आपका टीचिंग का जनरल सा इंट्रोडक्शन है, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग की मेन अवधारणा क्या है, लेवल्स क्या होते हैं, किन स्तर पर टीचिंग होती है, और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी टीचर के लिए, टीचिंग के लिए। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट, जैसे कि हमें मालूम है टीचिंग जो है वो कभी भी सिंगल नहीं हो सकती है। एक लर्नर होता है और एक टीचर होता है। तो इसमें ये क्या है कि जो लर्नर्स हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या होनी चाहिए, जैसे कि एडोलसेंस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अडल्ट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और उन करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर एकेडमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और कॉग्निटिव लेवल पे पूछा गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं होती है एक हाथ की, ऐसे ही हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। वो क्या है वो हमें पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? हमारे टीचर हैं, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या मेथड यूज कर रहा है, ऐसी लर्नर है जो उसकी क्या स्टेट है, या जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है वो किस तरीके का है, जो हमारे इंस्टीट्यूट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या कॉलेज है जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर किस तरीके की फैसिलिटीज हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, उसका जो एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को। तो ये सब आपने इसमें भी पढ़ना है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग की मेथड्स हैं वो भी कैसे, जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। तो एक तो होती है टीचर सेंटर्ड मेथड, दूसरी होती है क्लाइंट सेंटर्ड मेथड। इनके अंदर भी फिर अलग अलग मेथड्स आती हैं, वो आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। ऑफलाइन जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे ट्रेडिशनली, ऑनलाइन जो आजकल अब हम पढ़ रहे हैं इस तरीके की मेथड्स, और उनमें भी कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिनमें हमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल या फिर आप कहें कि हमें क्लास की पूरी जो पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि एक स्वयं है, एक स्वयं प्रभा है, मूक्स है। तो इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। फिर सब उसके बाद नेक्स्ट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। जो हमारी टीचिंग है उसको जो सपोर्ट करने वाली चीजें हैं, जैसे कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग जो आजकल हम मोस्टली कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो पहले से चली आ रही है, और मॉडर्न में जो भी नई नई टेक्निक्स टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में हम यूज करते हैं, वो सब इसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन सिस्टम। इसमें क्या है कि किसी भी चीज का, किसी भी स्टूडेंट का या शिक्षण का आप मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं। और इसके बाद एक न्यू वो चला था, आपने पढ़ा होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम।
ये एक अलग फिनोमेना था पूरा। इसको आप अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप चेंज होने लगे हैं एजुकेशन सिस्टम में और कैसे वो चॉइस बेस्ड बन रहा है, ये आप इसमें आगे जाकर के पढ़ेंगे। फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इनोवेशन, क्या क्या एजुकेशन जो एवोल्यूशन सिस्टम है उसमें क्या क्या न्यू इन्वेंशंस हुई हैं, क्या या क्या इनोवेशंस हुई हैं, वो आपको पढ़ना है। तो ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था। आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से टीचिंग से। देखिए टीचिंग क्या है, टीचिंग एक्चुअल में क्या है, एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, हमारे एजुकेशन का एक पार्ट है। अब हम देखें कि एजुकेशन क्या होता है। अभी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। जी चलिए ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं जान चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए हम ये देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। सबसे पहले कि टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, एजुकेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट कि एजुकेशन एक्चुअल में क्या है। जो एजुकेशन है, अगर हम इसका वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो भी हम इसको इजीली समझ सकते हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन लैटिन वर्ड से निकल के बना है, जिसके तीन अलग अलग वो हैं, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वाले में यहाँ पे ई का मतलब है इनर, ड्यू को मतलब है टू लेट आउट, यानी कि जो हमारी इनर की जो आंतरिक शक्तियां हैं, ये क्या करता है हमारी एजुकेशन के थ्रू हम उसको बाहर निकाल पाते हैं। हम उनको इजीली समझो कि एक तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, किसके थ्रू, सिर्फ एजुकेशन के थ्रू। और उसमें कौन हमारे लिए यूजफुल होता है, जो हमारा टीचर होता है, जिस तरीके से वो हमें टीचिंग करवाता है और जो चीजें हम सीखते हैं वो हमारे लिए इसमें यूजफुल होती है, हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं या फिर जो हमारे आंतरिक गुण हैं उन सबको निखारने के लिए। फिर है एजुकेयर, इसका मतलब क्या है, टू ब्रिंग अप टू राइज, यानी कि आपको उत्थान की ओर आगे बढ़ना है। ये सब चीजें हमें किससे मिलती हैं, एजुकेशन से। फिर नेक्स्ट का क्या मतलब है, टू लेड आउट फोर्थ या फिर टू आउटकम। इसमें क्या है मतलब कि सेम ये भी उसी तरीके से है कि जो एजुकेशन है वो क्या करती है, हमें आगे बढ़ाती रहती है, हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है, या फिर हमें ज्ञान अर्जन में, या फिर हमें आगे प्रकाशित होने में मदद करती है। ये सब हमारे एजुकेशन का मतलब हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्चुअल में जो एजुकेशन है या फिर शिक्षण है, इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, या आप इसको इसका ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो कि जो हमारी टीचिंग है या हमारी जो एजुकेशन है, इसके मेन कॉन्सेप्ट क्या है या फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये हम देखें तो ये बोला जाता है, आप इसको सिंपल से एक उससे सिनोनिम से या फिर एक कोड से आप लर्न कर सकते हो, KB2, या फिर आप इसको KB स्क्वायर भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या है, जो हमारी टीचिंग है, जो हम टीचिंग कर रहे हैं या जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसमें मेन क्या होता है, ये इस तरीके से डिजाइन करी गई होती है कि हमारी कुछ चीजों में चेंजेस हो। हम जिसको भी हम सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या कुछ भी हम इंफॉर्मेशन जिसको भी दे रहे हैं, उसकी तीन चीजों में चेंजेस हो। वो तीन चीजें हैं KB स्क्वायर या फिर आप KB2 भी बोल सकते हैं। वो चीजें क्या क्या हैं, पहला है नॉलेज, दूसरा है बिहेवियर, तीसरा है बिलीफ। अब देखिए नॉलेज क्या, यानी कि हमारा ज्ञान। मान लीजिए हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जैसे मान लीजिए आप योग के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल नए आए हैं, तो यहाँ पर हमारी टीचिंग या फिर एजुकेशन का क्या मकसद होगा, जितना आपको जो अभी तक नहीं आता था या जो अज्ञान था उसको दूर करके ज्ञान को लाना, यानी अभी तक जो नहीं आता था उसको आपको सिखाना है। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और स्टूडेंट के नॉलेज में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं आया, इंक्रीज नहीं हुई नॉलेज, तो इसका मतलब आपकी टीचिंग या एजुकेशन खाली जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारा नॉलेज को बढ़ाना या नॉलेज में चेंज करना, ये हो गया। सेकंड है बिहेवियर। आपने देखा होगा कि अगर मान लो कोई इस तरीके का कुछ बिहेवियर कर ले जो हमें पसंद ना आए, तो हम उनसे बोलते हैं कि क्या आप गवार हो, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हो आप। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है या फिर हमने जो भी पढ़ाई करी है उससे क्या होता है, व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज आता है। उसको पता होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत, किसी भी चीज में हमें कैसा बिहेवियर रखना है। देखिए टीचिंग में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप प्रोफेशनली ही कुछ सीखते हो, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोफेशन के साथ साथ दूसरी चीजें भी सीखते हैं कि सोसाइटी में हमें किस तरीके से रहना है, कैसे एडजस्ट करना है। ये सारी चीजें भी हमें एजुकेशन सिखाती है।
तो यहाँ पे क्या है, इसमें आपकी बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं और बिहेवियर भी आपका सुधरता है या फिर उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम मतलब जो एक हमारी धारणा होती है, अगर हम इसको वैसे लें तो बहुत बार हमने, जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले जब आप लोग योग में आए तो आपने योग के लिए एक धारणा बनी होगी पहले से ही। जैसे हम पहले जब फर्स्ट टाइम मैं योग में आई तो मुझे लगता था योग मतलब क्या, आसन। योग कहने में ही सबसे पहले बॉडी की टेढ़े मेढ़े पोस्चर्स याद आते थे, वो एक हमारी धारणा थी। पर जब हमने पढ़ा, उसको शिक्षा के रूप में ग्रहण किया, तो हमारी वो धारणा चेंज हुई, उसमें चेंजेस आए। हमें पता चला कि जो आसन है वो तो योग का सिर्फ एक पार्ट है, ठीक, पर योग क्या है वास्तव में कुछ और चीज है। ये सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी तक नहीं है, वो उससे बहुत आगे है। तो ये एक तरीके से हमारी एक धारणा टूटी और उस धारणा को में चेंजेस आया और कुछ नई धारणा बनी। तो सेम यही क्या करती है हमारी एजुकेशन या फिर हमारी टीचिंग के बाद के जो चेंजेस होते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम यानी कि हमारी धारणा को भी बदलने का काम करते हैं। अब देखिए, जो आपने अभी तक पढ़ा, इसमें से किसी को कुछ भी पूछना है? नो मैम। अभी तक तो सब क्लियर है ना? मैम एक बार वाली स्लाइड दिखा दी थी जिसमें आपने जो लैटिन वर्ड 3 वर्ड्स लिए गए हैं उनमें जो उनका मीनिंग था, एक बार। यस मैम, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि टीचिंग ऐसा तो है नहीं कि कभी भी सिंगल हो, ऐसा नहीं है। उसमें कम से कम 2 वेरिएबल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वेरिएबल्स का क्या मतलब है? वेरिएबल्स ऐसी चीज जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो या फिर जिनमें खुद क्वालिटी होती है किसी दूसरे को चेंज करने की। और वेरिएबल, ये इसका मतलब वेरिएबल क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, अस्थिर होंगे, चेंज हो सकते हैं, साथ ही खुद चेंज होने की और दूसरे को चेंज करने की उनमें क्वालिटीज होती है। तो हमारी जो टीचिंग है उसमें अगर हम देखें तो 2 मेन वेरिएबल्स होते हैं। वो क्या है, एक हमारा टीचर, दूसरा है स्टूडेंट। जो जो टीचर है उसमें पूरी क्षमता होती है कि वो स्टूडेंट को या स्टूडेंट की नॉलेज, बिहेवियर, बिलीफ को चेंज कर सके। और ये जो है इसको बोला है बाइपोलर प्रोसेस, किसने? एडम और रॉस ने। इन्होंने बता रखा है, एडम्स और रॉस ने, कि जो टीचिंग है वो बाइपोलर प्रोसेस है। जो स्टूडेंट, जिसमें 2 पोल हैं, एक है स्टूडेंट, दूसरा है टीचर, और इसको आप 2 वेरिएबल भी बोल सकते हो। ठीक, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है जॉन रेवरी, इन्होंने बताया कि जो टीचिंग है ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। अब ट्राइपोलर में इन्होंने बताया टीचर तो है ही, स्टूडेंट है ही, जो वहां पे एडम्स और रॉस ने बताया था सेम वही है। इन्होंने एक और चीज ऐड करी, इन्होंने बोला एजुकेशनल इन्वायरमेंट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, जितना भी एजुकेशन जब आप दे रहे हो, टीचिंग करा रहे हो, उसमें जो जो आपके समझे कि जैसे सिंपल सा ले लेते हैं हम, सिलेबस या करिकुलम, वो इसका 3rd पॉइंट है, यानी कि 3rd पोल। तो कौन कौन से हो गया? टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। क्योंकि हम कोई भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर हमारे पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमें आपको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। जैसे कि अभी मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाया, वो एक्चुअल में क्या है, एक पॉइंट है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको ज्ञानार्जन करवा रहे हैं। तो एक जो 3rd पोल है वो क्या है, हमारा करिकुलम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारी टीचिंग है उसके एक्चुअल में 4 फेजेस होते हैं किसी भी टीचिंग के। सबसे पहला, स्क्रीन जो है कम दिख रही, स्लाइड छोटी है रही। एक मिनट, आपने इसको खुद भी एक बार जूम करके देखिए, जूम हो जाती है। ठीक है, ठीक, एक बार आप जूम करिए, हो रही है? जी आप जी पूरा जूम करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक, ठीक, ओके।
देखिए, यहाँ पे जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 4 फेजेस ऑफ टीचिंग। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी टीचिंग है उसके 4 फेजेस में वो कंप्लीट होती है। बहुत ही सिंपल से फेज है। सबसे पहला इसमें क्या है कि करिकुलम प्लानिंग फेज। देखिए, कभी भी आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, टीचर अगर आप हैं तो टीचर हमेशा एक प्लानिंग लेके चलते हैं कि आज मुझे यहाँ तक ये पढ़ाना है। जैसे आपका प्लान क्या था आज का, कि आपको 2 से लेके 3 बजे तक फर्स्ट यूनिट पढ़ानी जानी है। तो उसमें क्या होता है, जो टीचर है वो पूरा आपका प्लान करेगा कि मुझे इस समय तक इतना इतना ये चीजें पढ़ानी है। उसके लिए वो पर्टिकुलर टीचिंग जो टीचर है वो लेसन प्लान बनाते हैं या फिर एक फॉर्मेट या फिर रूपरेखा बना लेते हैं कि हमें किस कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी है। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है वो होता है करिकुलम प्लानिंग फेज। ठीक। अब जो सेकंड आता है वो है इंस्ट्रक्टिंग फेज, यानी कि जो मैंने पहले तैयारी करी थी आपको क्लास में पढ़ाने से पहले, वो पहला हो गया करिकुलम प्लानिंग फेज। सेकंड वाला है अब जब मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, किसी भी चीज को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये सब वाला फेज क्या हो गया हमारा सेकंड फेज, जो अभी हमारा चल रहा है, जो अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। यानी कि जो कुछ भी मैंने प्लान किया था अब मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, वो हमारा सेकंड फेज हो गया। थर्ड है मेजरिंग फेज। अब देखिए मेजरिंग फेज क्या होता है, मेजरिंग फेज क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया, जैसा जो हम चाह रहे थे आपको इंफॉर्मेशन देना या नॉलेज देना, वो आप तक पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई, या फिर जो हमें इंफॉर्मेशन देनी थी वो एज इट इज वैसे ही पहुंची, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एम्बिग्विटी आ गई हो या कुछ। तो ये सब देखा जाता है मेजरिंग फेज में। अब वो मेजर कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा जब भी कोई टीचर आपको कुछ पढ़ाते हैं तो उसके बाद आपसे पूछते हैं कि क्या कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, या फिर वो खुद क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, या फिर एक क्वेश्चन आंसर राउंड अलग से रख देते हैं, एक उसका क्यूए सेशन अलग से रख दिया जाता है। उसका रीजन यही है कि मेजर किया जाता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो तरीके से पढ़ाया गया वो तरीका सही था नहीं था, या फिर आपको चीजें समझ आई कि नहीं आई, वो आपका मेजरिंग फेज हो गया। फिर है इवोल्यूटिव फेज। देखिए इसमें क्या होता है कि अब जब हमने मेजर कर लिया कि स्टूडेंट को कितना समझ आया, किस लेवल तक समझ आया, जो बात हम पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंची कि नहीं पहुंची, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा हाई लेवल का पढ़ा दिया या फिर हाई लेवल टेक्निक से पढ़ा दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी थोड़ी सी स्किल चेंज करेंगे। या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ाना था वो ज्यादा बहुत स्लो हो रहा है या बहुत फास्ट हो रहा है, तो उस तरीके से हम मेजर करके फिर अपने खुद को इवोल्यूएट करके उसमें चेंजेस लाएंगे अपने टीचिंग स्किल्स में या फिर अपने टीचिंग के तरीके में। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला फेज हो गया। तो यहाँ पे इसके 4 फेज कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके मैम। मैम हिंदी में नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। इधर ही ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम एक लाइन में एक बार फिर से जरा सा वो जो पहला वाला था करिकुलम प्लानिंग फेज, एक लाइन में बस एक्सप्लेन कर देंगे एक बार जरा सा। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग अभी तक जितना है ना उसको कर लो। ओके। ये हो गया। मैम क्लियर नहीं आ रहा। अब मैंने इसको जूम कर दिया, थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा सा मैम प्लीज। सही है मैम, सही है। इससे ज्यादा जूम होगा तो ना ओके आपकी मैम, हो वर्ड्स गया। कट जाएंगे। हाँ हाँ, कट जाएंगे। सही है, सही है। इसका ले लिया ना सबने स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देख लीजिए। नहीं तो आप इसको ना सिलेबस से भी देख सकते हो, आपको सिलेबस सेंड किया गया है और टेलीग्राम ग्रुप में, आप देखिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट ये नेक्स्ट है।
नेक्स्ट। लास्ट। देखिए, अब इसमें ना आप पूछ रहे थे ना करिकुलम प्लानिंग फेजेस, वो मैं आपको समझाती हूँ। मैम एक डाउट है हम्म मैम, ट्रायल पोलार जो प्रोसेस है उसमें एजुकेशन एनवायरनमेंट जो आपने बताया, हम्म। उसमें क्या मैम जैसे जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है तो ये मैटर नहीं करता कि स्थान भी वहाँ आना चाहिए? हाँ, ये मैंने आपको बताया ना कि जितना भी, एक तो सबसे मेन उसमें क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस आ जाता है। फिर उसके चलिए। बाद क्या है, हाँ, जो अभी फैक्टर मैंने आपको उसमें बताया था ना सिलेबस में, वो सारे जी। फैक्टर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पर वो बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं होंगे। मेन हो गया सिलेबस, क्योंकि मेन उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, वो बिल्डअप हमारा सिलेबस ही करता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। अब देखिए नेक्स्ट क्या था हमारा, जो आप एक बार पूछना चाह रहे थे, करिकुलम प्लानिंग फेज। देखिए, जब भी टीचिंग की जाती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बिना प्लानिंग के टीचिंग करो। और जो भी टीचर्स होते हैं, उनको पर्टिकुलर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है। जैसे अगर अभी कुछ स्टूडेंट्स, बाकी यूनिवर्सिटीज का तो मुझे नहीं पता कि कौन से सेमेस्टर में है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग मेथोडोलॉजी है। तो उस टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि उस टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या है, आपको पूरा लेसन टीचिंग के बारे में पहले पढ़ाया जाएगा पूरा। फिर कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। किसी भी पर्टिकुलर योग की क्लास का, आपको 1 घंटे की क्लास है या फिर 5 मिनट की क्लास है, उसका लेसन प्लान कैसे बनाना है, ये उसमें बताया जाता है। यानी कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्लास को एंड करना है, कैसे आपको बच्चों को बैठाना है, ये सारा प्लान उसमें बताया जाता है। और फिर उनको, बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि आप लोग क्या करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, फिर आएंगे क्लास में उसको प्रेजेंट करेंगे एज अ टीचर, और बाकी जो स्टूडेंट है वो एज अ उनके स्टूडेंट वहां पे बैठेंगे। तो हर टीचिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले जब भी आप टीचर बनने वाले हो ना, तो लेसन प्लान बनाना सिखाया जाता है। और जब आप खुद टीचिंग, एक्चुअल टीचिंग के उसमें आएंगे, तो आपको सबसे पहले लेसन प्लान ही बनाने पड़ते हैं। तो करिकुलम प्लानिंग फेज का मतलब यही है कि किसी भी दिन आपको क्या पढ़ाना है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसमें आप किस तरीके की मेथड यूज करोगे। अगर आप कोई एग्जाम्पल उनको देना चाह रहे हो, तो आप कौन सा एग्जाम्पल दोगे। स्टार्टिंग में जो टीचर, न्यू टीचर होते हैं, वो सब ये पूरा प्लान करते हैं। बाद बाद में क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब ये पॉइंट समझ आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि टीचिंग सिर्फ प्रोफेशनली हो। ये है कि हाँ, प्रोफेशनली टीचिंग को मेन उसमें माना जाता है, पर टीचिंग प्रोफेशनल के साथ साथ हमारी इनफॉर्मल वे पे भी होती है। जैसे कि देखो, फॉर्मल में तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जो हम प्रोफेशनली पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप और हम यहाँ पे जो टीचिंग चल रही है, वो क्या है, प्रोफेशनल टीचिंग है या फिर फॉर्मल टीचिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर हमारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड है कि हम क्या पढ़ेंगे, कितनी देर पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारी प्रोसेस होगी। यानी कि जिसका जो फील्ड है या क्षेत्र है, वो पहले से ही निर्धारित हो जाए, वो वाली टीचिंग होती है हमारी फॉर्मल टीचिंग। या अ, सब कुछ पहले से डिसाइड हो, और पर्टिकुलर किसी एक स्किल को हम सिखा रहे हो, पर्टिकुलर किसी एक ही स्किल को लेके चल रहे हो। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आज टीचिंग को लेकर के चल रहे हैं, टीचिंग के जो सब्जेक्ट है उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को लेके चल रहे हैं। तो ये क्या है, पहले से ही डिसाइडेड है कि क्या इसका क्षेत्र होगा, हमने सब कुछ पहले से कर लिया है। और ये जो फॉर्मल टीचिंग होती है, वो कहाँ कहाँ होती है, जैसे कि हमारे स्कूल्स में, क्लासरूम्स में जो वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे हमारी 10 डेज की वगैरह की जो वर्कशॉप वगैरह होती हैं, हमें उनमें पता है कि हम प्रैक्टिकली ये करेंगे और थ्योरेटिकली सीखेंगे तो ये करेंगे, पहले से ही डिसाइड है। आप कोई सेमिनार देख लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पे हम पहले से उस चीज को डिसाइड कर लेते हैं। सेमिनार में हमारा पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड होता है। मान लीजिए हम योग का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पे, तो जब हमारी सेमिनार चलेगी तो पूरी बातें सिर्फ और सिर्फ जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उन पे ही होगी, उससे बाहर का कुछ नहीं होगा। यानी कि प्री डिसाइडेड जो हमारा फील्ड है, उसी पर हम बात करेंगे।
तो वो आ जाती है हमारी फॉर्मल टीचिंग। और इसको हम नैरो टीचिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से छोटा हो जाता है, तो इसको हम नैरो टीचिंग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रॉड टीचिंग या फिर इनफॉर्मल टीचिंग। अब ये जो ब्रॉड टीचिंग है, इनफॉर्मल टीचिंग है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे हम फॉर्मली कुछ माहौल क्रिएट नहीं करते हैं कि एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, फिर एक क्लासरूम है, 4 दीवारियां हैं, उसमें हम बैठे हैं, पर्टिकुलर एक बोर्ड है, या फिर आप समझिए कि हम प्रोजेक्टर की हेल्प से या कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी आपका नहीं होता है, कुछ भी हम फॉर्मल सा नहीं करते, हम इनफॉर्मली वे में करते हैं। अब ये इनफॉर्मल टीचिंग हम कैसे करते हैं, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से कर भी सकते हैं और इसमें सीख भी सकते हैं। जैसे कि जो इनफॉर्मल टीचिंग है वो हम अपनी सोसाइटी से भी सीखते हैं, हम देखते हैं कि सोसाइटी में क्या चीज हो रही है, कैसी चल रही है, उन चीजों से भी हम सबक लेते हैं। या फिर हमारी जो फैमिली है, फैमिली हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली चीजों को सिखाती हैं। ऐसे ही हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उन सब से भी हम ये चीजें सीखते हैं। यानी कि इनफॉर्मल टीचिंग वो भी जिनका जो फील्ड है वो पहले से ही निर्धारित नहीं है कि क्या आपको सिखाया जाएगा, कितने बजे सिखाया जाएगा, क्या कैसे बैठ के सिखाया जाएगा, कौन सिखाएगा, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं होता। हम कभी भी अपने बड़ों से क्या, हम अपने छोटों से भी सीख सकते हैं। जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहन से भी कुछ अच्छी चीज सीख सकते हो। ऐसे ही फैमिली में हम चीजों को देख करके सीखते हैं और करते भी हैं। कभी देखिएगा आपको फैमिली के सारे फैमिली मेंबर्स लगभग एक जैसे लगेंगे, उनके थॉट्स एक जैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक। और ऐसे ही सोसाइटी आप देखिएगा जिस तरीके की हम सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों का जो बिहेवियर हो जाता है वो भी उसी तरीके का होता है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो वैसा ही होता है। ठीक, यहां तक ये समझ आया होगा। अब आ जाते हैं नॉन फॉर्मल। अब देखिए नॉन फॉर्मल क्या होता है, ये मिक्सअप होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीजें डिसाइडेड होती हैं, कुछ चीजें आप फ्रीली उनको फ्लेक्सिबल कर देते हो। यानी कि जैसे फॉर्मल टीचिंग होती है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे हमें पता है 2 से 3 पढ़ना है तो पढ़ना है, उससे आगे नहीं जाना है, ना उससे पहले आपको कुछ करना है। आपको टीचिंग पढ़नी है इस क्लास में तो टीचिंग ही पढ़ाई जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया जाएगा। यानी कि पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा रूल, और यहाँ पे आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। इनफॉर्मल में क्या होता है, फुली फ्लेक्सिबल होता है, पर नॉन फॉर्मल में क्या होता है, दोनों का मिक्सअप है। थोड़ी चीजें आपकी डिसाइडेड होती हैं कि आपको ये करना है, और कुछ चीजें क्या होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाती है। जैसे कि अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपकी 75% अटेंडेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर नॉन फॉर्मल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है। अब देखिए कहाँ पे होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो अडल्ट लिटरेसी जहाँ चलती है, जहाँ क्लासेस अडल्ट लिटरेसी की, जैसे जो प्रौढ़ शिक्षा वाले होते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी वगैरह में जाते हैं वहां पर। और अगर आप कोई अवेयरनेस कैंप कहीं पे लगा रहे हैं तो आपका वहां पे मकसद क्या होता है, अवेयरनेस फैलाना। एक आपका फॉर्मल तो हो गया यहाँ पे कि आपका डिसाइड है कि आपको पर्टिकुलर ड्रावरी पे अवेयरनेस फैलानी है, एक चीज तो डिसाइड है। पर ऐसा नहीं है कि आप उस अवेयरनेस कैंप में किसी को जबरदस्ती बिठा सकते हो या फिर जबरदस्ती किसी की सोच बदलने की कोशिश कर सकते हो, ये नहीं होता। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोई कितनी देर भी वहां पे बैठ के आपका जो अवेयरनेस कैंपेन है उसका हिस्सा बन सकता है, कोई भी उठ के जा सकता है। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर आप आंगनबाड़ी को ले लो, वहां पे जो छोटे बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं कि जो टाइम है उस टाइम तक आपके वो पढ़ ही पढ़े, वो कभी भी बीच में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो प्रौढ़ शिक्षा है उसमें भी होता है कि आप उनको जबरदस्ती बैठा के नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल मोड्स ऑफ टीचिंग। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारी टीचिंग है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला सिंपल सा है, जो हमारी टीचिंग है वो एक्चुअल में क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव प्रोसेस बोले तो जो हमारा टीचिंग है उसमें मैंने जैसे पहले भी बताया कि सिंगल कभी भी नहीं हो सकती। एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, साथ में एक दूसरा जो ट्राइपोल होता है वो हो गया हमारा सिलेबस। तो उस सिलेबस को लेकर के टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होता है। यानी कि आप समझिए कि एक कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, नॉलेज का आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट की ही नॉलेज बढ़ती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हमारे
टीचर की भी नॉलेज बढ़ती है। जो भी बच्चा क्वेश्चन करेगा, आगे पूछेगा, उससे क्या होता है, टीचर को भी कुछ नया सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप देखिएगा पहले की टीचिंग अलग होती थी, अब टीचर क्या करते हैं, न्यू न्यू चीजें, इनोवेटिव चीजों को टीचिंग में अपनी डालते हैं। तो ये क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है टीचर और स्टूडेंट के बीच। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। कभी भी जो टीचिंग होती है वो ऐसे ही नहीं होती कि चलो पढ़ा लेते हैं, कुछ भी पढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हर टीचिंग का एक उद्देश्य होता है कि उस दिन आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। या फिर मान लीजिए किसी दिन भी आप कोई टीचिंग कर रहे हैं, जैसे आज का मेरा उद्देश्य मैंने ये रखा था कि जो आपको टीचिंग है उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन अच्छे ढंग से समझा देना है। तो ऐसे ही क्या होता है, टीचिंग की हमेशा एक उद्देश्य होता है। टीचिंग किसी ना किसी उद्देश्य से की जाती है। अगर हम टीचिंग का ओवरऑल एक उद्देश्य देखें तो वो क्या है, स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना, या स्टूडेंट के नॉलेज में चेंजेस लाना, स्टूडेंट का नॉलेज को बढ़ाना, स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाना। तो ये सब क्या है, एक पूरा ओवरऑल इसकी उद्देश्य होता है। तो शिक्षण का क्या है, हमेशा का एक उद्देश्य रहता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वो है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया कि जब भी हम टीचिंग करें या कराएं तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का डेवलपमेंट होगा। और टीचर का तो कैसे होगा कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ अपनी क्वेरीज रख रहा है, तो फिर टीचर भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को और ज्यादा अपडेट करने लगता है। यहाँ से टीचिंग में टीचर की डेवलपमेंट होता है। वहां अगर हम स्टूडेंट का देखें तो जो उसने पहले सीखा था उससे आगे उसको सीखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे वो अपने स्टेप्स आगे बढ़ाते रह रहा है, उसका लेवल आगे बढ़ते रह रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो है साइंस एज वेल एज आर्ट। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जो हमारा शिक्षण है या जो हमारी टीचिंग है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। अब देखिए साइंस और आर्ट, इसको दोनों क्यों बोला गया है। अगर हम देखें तो साइंस को बिल्कुल अलग चीज माना जाता है और आर्ट को बिल्कुल अलग चीज माना जाता है। अगर हम आर्ट की बात करें तो इसको ऐसे समझिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं, पर अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं क्यों चीजें उतनी अच्छे ढंग से समझ नहीं आती हैं। पर कंपेयर में आप देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, बहुत ज्यादा अच्छी उनकी एजुकेशन नहीं होती है, या फिर बहुत ज्यादा हाई फाई, या फिर ये वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, किसी सिंपल उससे पढ़े हुए हैं, फिर भी उनकी जो टीचिंग पढ़ाने का तरीका है वो इतना अच्छा होता है कि आपको तुरंत चीजें समझ आने लगती हैं। तो ये क्या हुआ कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स, टीचिंग स्किल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर जो आपका किसी भी स्टूडेंट को समझाने का तरीका है वो क्या हो गया, आपकी कला हो गई, यानी कि आपको आर्ट हो गया कि किस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट को समझा रहे हैं, जिसकी जो इस आर्ट में जितना अच्छा होगा उसकी चीजें स्टूडेंट्स को उतनी अच्छी समझ आएंगी। अब देखो साइंस क्या है, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड जो आप फैक्ट्स सामने दे रहे हैं, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, वो आपकी साइंस आ जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो टीचिंग है वो साइंस भी है और साथ ही साथ आर्ट भी है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ये आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि टीचिंग क्या होती है, फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। आप जो सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं, फॉर्मली भी सिखा सकते हैं और इनफॉर्मली भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट ये दोबारा आ गया प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फिर है डायनामिक प्रोसेस। देखिए डायनामिक प्रोसेस में यहाँ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपकी टीचिंग है ना, ये ऐसा नहीं कर रही है कि आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे या फिर एक प्रोफेशन पे ही आपको इम्प्रूव कर रही है आपको, या उसी प्रोसेस में उसी टॉपिक पे आपको डेवलप कर रही है, ऐसा नहीं होता है। ये आपका एक ओवरऑल विकास करती है। जैसे कि आप अगर योग के फील्ड को ही ले लीजिए, अगर आप जब योग में आए तो आपने पहले सिर्फ ये सोचा होगा कि हम फिजिकली फिट होंगे इसमें, बट आप देखिए बाद में आपने देखा होगा कि ये डायनामिक प्रोसेस है योग। इसमें आपने जहां शारीरिक लाभ उठाया वहीं पे आपके जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी सही हुआ। वहीं अगर आप हम यम नियम की बात करें
तो उसने हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारा। और वही जो हम चीजें करते हैं, जैसे कि ध्यान कर रहे हैं, धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब हमारे आध्यात्मिक उन्नति में योगदान दे रही है। तो एक तरीके से जो ऐसे शिक्षण है, इसका जो मेन एक करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि आपको पूरा सर्वांगीण विकास करेगी आपका। ठीक। अब नेक्स्ट आ गया लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, या इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारी टीचिंग है या जो हमारे सीखना है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। आप जैसे ही जन्म लेते हैं तब से लेकर के आपकी मृत्यु होने तक आप सीखते ही जाते हैं कुछ ना कुछ नया। अब हम उसको डायरेक्ट भी सीख सकते हैं, इनडायरेक्ट भी सीख सकते हैं, हम उसको फॉर्मल वे में भी सीख सकते हैं, हम उसको इनफॉर्मल वे में भी सीख सकते हैं, पर हम सीखते रहते हैं, इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोला गया है। और बोला गया है कि हम सतत निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। देखिए, जब आप बचपन में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जब हम पैदा ही हुए हैं, तो बोला जाता है तब से हम सीखते हैं, और ये बोला जाता है जो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है वो हमारा घर होता है, और जो फर्स्ट टीचर होती है वो हमारी माँ होती है। हमने वहां से सीखना शुरू करा, और फिर धीरे 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 लास्ट तक हम सीखते ही जाते हैं, और ये सीखना कभी भी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट है थेरेपेटिक प्रोसेस, यानी कि उपचारात्मक प्रक्रिया। अब इसमें क्या है, जब भी हम टीचिंग करते हैं, देखिए अभी आपको कुछ फेजेस बताए थे। एक तो बताया था कि हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि कैसे पढ़ाना है, फिर उसको पढ़ाते हैं, फिर मेजर करते हैं कि जो पढ़ाया वो सही हुआ नहीं हुआ, फिर हम उसमें क्या करते हैं, लास्ट में चेंजेस लाते हैं। तो वही एक तरीके से क्या हुआ, थेरेपी हो गई। कैसे? टीचिंग में क्या होता है, जब भी आप पढ़ा रहे हैं, आप देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट को समझ आ रहा है, ठीक, कुछ स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे, ये आपको डायग्नोस करना होता है, आपको देखना होता है, जांचना होता है। वो जो वहां पे हमने थर्ड वाली स्टेज में पढ़ा था, वो जब आप जांच लेते हैं उसके बाद आप उसका उपचार करते हैं। उपचार कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको लगता है कि एक स्टूडेंट है, वो थ्योरेटिकल चीजों में अच्छे हैं बट वो प्रैक्टिकली कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे आप उनको छोटे छोटे घर के लिए कुछ चीजें दे सकते हैं। मान लीजिए आप सब योग के हैं, तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि उनकी बेंडिंग तो अच्छी है पर उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छी नहीं है, तो आप उनको स्ट्रेचिंग की कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं और उनको घर पे करने को बोल सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो थ्योरी में भी अच्छे हैं, थ्योरेटिकली भी अच्छा है उनका, और उनका प्रैक्टिकल भी अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्फिडेंस की। तो आप उनका कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करेंगे, वो आपकी थेरेपी कहलाती है। कैसे करेंगे? जैसे हम कर सकते हैं कि जब भी आप प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं तो आप उस स्टूडेंट को आगे डेमो के लिए बुलाएं और उससे प्रेजेंट करने को बोलें। या फिर जब भी आपकी थ्योरी क्लास में कभी भी कुछ आप करवाते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह या फिर कुछ पूछते हैं, तो उनको आगे आकर के बोलने को बोलिए। तो ये क्या है, एक तरीके से थेरेपी है जो हम टीचिंग के उसमें देते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस। क्लाइंट मतलब यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट से, यानी कि विद्यार्थियों से। ये बोला जाता है जो हमारी टीचिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे छात्र हित को ध्यान में रख के करनी चाहिए। तो यही इसीलिए इसको बोला है क्लाइंट सेंटर्ड मेथड। छात्र केंद्रित होनी चाहिए हमारी टीचिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पर्टिकुलर सिलेबस को पूरा कराने के उसमें या फिर किसी भी टाइम को बचाने के चक्कर में पढ़ाएं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये देखना है कि छात्र हित कैसे है, क्या उनको आपको और ज्यादा समझाना है या और ज्यादा टाइम लेना है, किस तरीके से उनको पढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट समझे और उनका हित हो, ये आपको देखना है। और क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एक्टिव रहे, ये हमें ध्यान देना होता है। जितना ज्यादा स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे, उतना ज्यादा वो चीजों को अच्छा समझेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस। अब आज आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और देखिए 1 बाय 1 पूछिएगा। सभी को आवाज आ रही है? मैम डायनामिक प्रोसेस एक बार फिर से बता दीजिए। डायनेमिक प्रोसेस, देखो डायनेमिक प्रोसेस में क्या है
कि हम सिर्फ उसको एक ऐसा समझते हैं ना कि एक चीज हमें सिर्फ सीखनी है बस, या फिर किसी एक स्किल को सीखना है, बात खत्म। बट डायनामिक प्रोसेस मतलब क्या है कि आप उस स्किल के साथ साथ और चीजें भी सीखते हैं। जैसे हम योग में बोलते हैं ना कि जो योग है एक्चुअल में वास्तव में उसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है, क्या ईश्वर की प्राप्ति या स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, वो तो है ही है, वो एक स्किल है जिसकी ओर हम जा रहे हैं। बट उसके साथ साथ हमें साइड प्रोडक्ट भी मिलते हैं ना। साइड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, हमें हमारा स्वास्थ्य मिलता है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। सेम ऐसे ही इसमें बताया गया है कि शिक्षण में हम किसी एक सिर्फ एक स्किल को नहीं सीखते हैं, बल्कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे महारत हासिल कर ले रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें तो आप महारत हासिल करोगे ही अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो या अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ आप और चीजों में भी डेवलप होते हो। जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपका एक बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, सोसाइटी में आपका एक अलग रुतबा होगा या अलग नाम होगा, सोसाइटी में लोग आपको पहचानने लगेंगे। वो भी कैसे, आपकी जो अच्छा बिहेवियर है, जो आपका एक थॉट जो अलग हमारी चेंज हो जाती हैं उसके कारण। तो यही है डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि आपका पूरा विकास होगा, एक होलिस्टिक आपका डेवलपमेंट होगा, ये मतलब है इसका। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना हो? मैम एक बार इंटरैक्टिव प्रोसेस बता दीजिए। कौन सी वाली? इंटरैक्टिव प्रोसेस। अच्छा, इंटरेक्टिव प्रोसेस। देखिए, इंटरेक्टिव प्रोसेस मतलब क्या है ना, इंटरेक्शन करना। जैसे कि अभी आपका और मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि एक कम्युनिकेशन हो रहा है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, वही हुआ इंटरेक्टिव प्रोसेस। या फिर इसको आप हिंदी में अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, जहां पे दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है किसी भी एक चीज को लेकर के। और इसमें किसके बीच में होता है? स्टूडेंट और टीचर के बीच में। अगर हम इसको इनफॉर्म, ये तो फॉर्मल है, अगर इनफॉर्मल वे में देखें तो किसी भी बड़े के या छोटे के बीच में इंटरेक्शन होगा, या किसी दो फ्रेंड्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, जो भी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। या फिर आप इसको इस तरीके से सिंपल में देखो तो कम्युनिकेशन जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में चल रहा है। ठीक, थैंक यू मैम। वेलकम। और तो आप सारी चीजें समझ आई होंगी सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर यानी कि अब कोई क्वेरीज नहीं है ना? मैम ये स्लाइड क्या सेंड करा जाएगा व्हाट्सएप में? स्लाइड का चलिए देखते हैं, मैं बताऊंगी आपको। पीडीएफ फॉर्मेट में इसको सेंड कर दीजिए ना। ठीक ठीक। आप तो इनको उसमें भी देख सकते हैं ना, जो इनका चैनल है, जेआरएफ सेल का चैनल है, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। बट उसमें अपडेट नहीं होता मैम। मैंने उसमें लॉगिन किया हुआ है, उसमें 2 ही क्लास ऑफलाइन टीचिंग में शो हो रहा है। हाँ, तो अभी और क्लासेस हुई भी तो कहाँ है ना? जी जी मैम, इसका तो भी सेंड करते बने तो कर दीजिएगा सीक्वेंस से। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे तो इधर उधर हो जाते। चलिए ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। मैम ये आप हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे क्या फर्स्ट पेपर? ये तो मैंने सारा हिंदी में ही पढ़ाया। देखिए, आपको ना वर्डिंग, जिस वर्ड में आपको वर्डिंग। प्रॉब्लम हो तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, ओके जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ आ रहे हैं, वहां पे आप पूछ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने बार पूछोगे आपको उतने बार बता दिया जाएगा। ठीक, और अगर मेरे पास हिंदी का कुछ मैटर प्रोवाइड होगा ना, तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू।